देखो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है वो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में तो नहीं है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव लेवल पर यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी को समझ लें। इससे पहले मैं आपको नॉर्मेलिटी समझाऊँ, आपको याद होगा मैंने आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही अच्छे समझा दिए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आई होप वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। फिर मैंने मोल फ्रैक्शन भी करा दिया, उससे रिलेटेड भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नॉर्मेलिटी भी बहुत ईजी टॉपिक है। यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वो आप देखेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी की अगर हम डेफिनेशन बताएं तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू जो है, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपने मोलैरिटी में भी देखा था कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। तो देखिए, मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में कितना डिफरेंस है। देखिए, मोलैरिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है और नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। बट मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट के बारे में आप समझ लीजिए, जिससे कि सॉरी, जिससे कि ये चीज़ आपके लिए आसानी हो जाए। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स इक्वल टू होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। यानी वॉल्यूम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमें किसी की नॉर्मेलिटी निकालने को मिल जाए तब हमें प्रॉब्लम आएगी नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, हमने क्या बोला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या है। अगर हम बात करें, देखिए एक हमारे पास जो है, कोई सा भी आप एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ये हमने एक एग्जांपल लिया, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4 इंटू 2H2O। ये होता है आपका H2C2O4 इंटू 2H2O। देखिए, H2C2O4 इंटू 2H2O, ये आपका होता है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जब इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 126, सॉरी, मोलर मास। इसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास यहाँ पर आपका हो जाएगा
126 यानी 126 इसका मालिकुलर मास हो जाएगा। अभी मालिकुलर मास हमें नहीं लगाना यहाँ पर। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट का यहाँ पर तो मतलब साफ साफ है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट की गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर तो आपको क्या लगाना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ही लगाना है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाई, फिर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है इक्विवेलेंट मास लगाना है उसका। क्या लगाना है आपको, इक्विवेलेंट मास लगाना। अब इक्विवेलेंट मास क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जिसका भी इक्विवेलेंट मास निकालना होता है हम उसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो हमने हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल लिया, तो इसका मोलर मास हमने कितना निकाल लिया, 126। अब अगर हम बात करें, देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, देखिए हम एक सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए समझ लेते हैं कि हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो हम क्या दिखाते हैं, एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई क्या दिखाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही तो हमारा फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी में हमने निकाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना, यहाँ पर हमें निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो करना ही करना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो करना ही करना है, लेकिन अब उसको उसके मोलर मास से डिवाइड नहीं करना है। एक बात समझ में आई, यहाँ पर मोलर मास से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोलर मास की जगह हमें किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। और जैसा भी मैंने बताया था आपकी, मैंने हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड जो है एग्जांपल ले लिया था। तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, अगर हम मोलर मास देखेंगे तो होता है 126 ग्राम। कितना होता है, 126 ग्राम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4 इंटू 2H2। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है, कितने ये H+ लूज कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आयन की जो आयन का नंबर है वो कितना है, 2, यानी H कितना है यहाँ पर, 2। तो इस बेस पर यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब जैसे HCl है, देखिए HCl है, HCl का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका होता है 36.5। भाई सीएल का 35.5, हाइड्रोजन का 1। अब हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, इन द केस ऑफ नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, मोलैरिटी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मेलिटी के केस में हम इसको किस में चेंज करना है, इसको हमें इक्विवेलेंट मास में चेंज करना है। तो उसके कितने हाइड्रोजन उसके बेस पे डिवाइड करना है, तो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब H2SO4 देख लीजिए, तो H2SO4 के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98। 98 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 लगाएंगे। इसके लिए आप 36.5 भी लगाएंगे, और इसके लिए आप लगाएंगे 63। ठीक है, बस ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास। ये चीज़ यहाँ पर पुट करनी है, बाकी आपका सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, या इसको आप बोल सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। तो देखिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, मैंने इसको थोड़ा सा कंपेयर इसकी करके दिखाई है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमने किससे कंपेयर करके दिखाई है, वो हमने कंपेयर करके दिखाई है नंबर ऑफ मोल से। वो हमने किससे कंपेयर करके दिखाई, नंबर ऑफ मोल से। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गिवन मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। ये तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बस इजी फार्मूला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट
एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम गिवन मास को किससे डिवाइड करते हैं, उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो वो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी हो गया। ठीक है, तो देखिए नॉर्मेलिटी के बारे में देखेंगे। देखिए मोलैरिटी जो था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन पर इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स थे, ये उसकी मोलैरिटी थी। फिर मैंने आपको बताया मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके उसको किस में मेज़र किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है वॉल्यूम में, यानी डिज़ोल्व किस में किया जाता है, वॉल्यूम में। और वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज ही होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी भी तो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है। तो उसकी तरह ये भी क्या होगी, नॉर्मेलिटी के बारे में हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मेलिटी ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बात क्लियर हुई, नॉर्मेलिटी क्या रहेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी। और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट हम लिखते हैं ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर लीटर, ठीक है। तो ये जो है दो चीज़ें आपके सामने आ गई। आई होप आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मेलिटी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, यूनिट भी बता दी हमने, इसको किससे डिनोट करते हैं वो भी बता दिया, और बाकी उसकी डेफिनेशन भी बता दी और फार्मूला भी बता दिया। देखिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम आसानी से समझ सकें कि नॉर्मेलिटी क्या है। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन containing 31.5 gram, 31.5 gram of hydrated oxalic acid, hydrated oxalic acid, ठीक, in 1250 ml, in 1250 ml of solution। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमने निकाला है, और नॉर्मेलिटी फार्मूले हम बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट। हमें क्या निकालना है, ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में देखना है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट हमें निकालने का भी तरीका मालूम है, वो हमें क्या है मालूम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं कि इसको 1 2 क्यों माना गया या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इसको बना लिया। तो देखिए अब क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड
यानी ये 31.5 ग्राम जो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, ये किस में है, ये 1250 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इतना है, इतने 1250 ml ऑफ सोल्यूशन में क्या डिजोल्व किया गया, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी क्वांटिटी कितनी 31.5 ग्राम। तो हम बोल से यहाँ पर बोलेंगे गिवन दैट, क्या क्या गिवन है वो चीज़ देख लीजिए। गिवन दैट जो आपके पास गिवन है वो क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपके सामने है, वो कितना है 31.5 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है C2H6O2, C2H6O2, ठीक है। ये जो है आपके सामने, आपके सॉरी 2H2O भी होता है, ये आपके सामने जो है हाइड्रेटेड ऑक्सीलिक एसिड का मैंने आपको फार्मूला लिख दिया। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है जैसे सभी मैंने आपको समझाया कितना होता है 126, कितना होता है इसका 126, C2H2O4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 126। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं 2, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा ये 63। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमें किसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 31.5 ग्राम, 31.5 ग्राम डिवाइड बाई सॉरी डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने यहाँ से निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास हमने यहाँ से निकाल लिया जो हमारा 63 आया, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 63, डिवाइड बाई 63 करेंगे तब ये हमारे पास ये ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यानी हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हमारे पास कितना आया है 0.5 आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो हमने निकाल लिया है, वो हमारा कितना आया है, वो आया है 0.5। उसके बाद क्या होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में लेना है, हमें लेना है लीटर में, तो डिवाइड बाई 1250 ml, जो कि हमें किस में दे रखा है, हमें ml में दे रखा है। हम लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, यानी वॉल्यूम को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तब हमारा किस में चेंज हो जाएगा लीटर में। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक जीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो डिवाइड हो गया, फिर आप इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 125। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4। और इसके लिए आप क्या एन, जैसे मोलैरिटी के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि मोलैरिटी के आगे मोलैरिटी की वैल्यू जो होती है उसके साथ कैपिटल एम लिखते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी के साथ क्या लिखते हैं कैपिटल एन लिखते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ये जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ईटीसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, और बगैर इनके बगैर बगैर इनके आपको ये चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा का सारा मैंने आपको यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन करवा दी। बस एक लास्ट हमारी यूनिट्स और रह गई जो बहुत छोटी सी यूनिट्स है, वो हमारी क्या है पीपीएम। पीपीएम को भी समझ लीजिए, इस फिर ये यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का टॉपिक ख़त्म करेंगे। देखिए पीपीएम होता क्या है, पीपीएम की डेफिनेशन क्या है, पीपीएम की डेफिनेशन है पार्ट्स पर मिलियन, क्या है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन क्या है वो चीज़ देख लीजिए। इट इज़ द पार्ट्स, इट इज़ द इट इज़ द पार्ट्स ऑफ
parts of a component, it is the parts of a component per million of the solution, per million of the solution। ये इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। अरे परसेंटेज में क्या था, वही परसेंटेज का इट वो था, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट या इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही एक कंपोनेंट के आपको पार्ट्स ले लिए गए हैं। अच्छा, इसका पीपीएम का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, पीपीएम का यूज़ हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, वेरी लार्ज होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी, मतलब ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, नेग्लिजिबल होगी। तो इस टाइप की कंसंट्रेशन, इस टाइप के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो अगर हमें, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका पीपीएम का फॉर्मूला होता है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। कितना होता है, इंटू 10⁶। ये होता है फॉर्मूला पीपीएम का। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपका पीपीएम भी ख़त्म हो गया। अब लगभग सारी की सारी यूनिट्स हो चुकी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो सारी की सारी हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जो अभी तक हमने यूनिट्स पढ़ी हैं उन यूनिट्स पर हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम आसानी से कर पाएंगे, जो हमारे आगे प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखते हैं हम लोगों को कितना याद है, अभी तक हम लोगों ने कितना याद किया और कितना हम लोग भूल गए। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो देख लीजिए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो चीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, शो हो रहा ना आपको, हाँ क्लियर हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास जो है वो 180 है। मोलर मास कितना है, देखिए मोलर मास ये गिवन है, मोलर मास 180। 2.82 ग्राम जो ग्लूकोज है इसका मोलर मास है 180। ठीक है, आगे आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया है, किसको, 2.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है। मैं यहाँ पर कंडीशन बनाकर आपको दिखा देता हूँ, मैं भी आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये रहा वाटर, ये रहा एक कंटेनर, इस कंटेनर में वाटर जो है वो वाटर है 30 ग्राम। ठीक है, और इसमें क्या डिजॉल्व किया गया है, इसमें डिजॉल्व किया गया है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है, 2.82 ग्राम, 2.82 ग्राम। तो देखिए, सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, भाई जो डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट है, यानी गिवन क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू आपका पास क्या हो, कितना हो गया, 2.82 ग्राम, 2.82 ग्राम। मोलर मास इसका गिवन है, कितना गिवन है, 180 गिवन है। देखिए, अगर हम बात करें इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर वाटर कितना लिया गया, 30 ग्राम, यानी यहाँ पर क्या गिवन है, हाँ हाँ भाई बताएं क्या गिवन है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, वो भी हमारे सामने गिवन है 30 ग्राम। ठीक, और उसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, पहली चीज़ पूछी है मोलैलिटी पूछी है। फर्स्ट थिंग क्या पूछी है इन्होंने, मोलैलिटी पूछी है।
तो मोलैलिटी पूछी है, और मोलैलिटी के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोलैलिटी के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होती है। देखिए, मोलैलिटी के लिए फार्मूला हमारे पास होता है स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई कैपिटल W। ठीक, और स्मॉल w क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? 2.82 है। वैल्यू पुट कर रहे हैं इनकी, मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई m कितना है? m है 180 और मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 30। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। गिवन मास कितना है? 2.82 और 1000। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो m इक्वल टू, आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले सकते हैं। पॉइंट काट दीजिए, नीचे कितने जीरो? 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 1 2 1 जीरो से 1 जीरो, इस टाइप से आपने जीरो से जीरो काट दी। आप डायरेक्ट इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, इधर 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो इस टाइप से आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। और तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल स्मॉल m आ जाएगा आपका 0.522। जो मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.522 m। अब देखिए, तो ये आपकी मोलैलिटी आपने इजीली यहाँ से निकाल ली। फिर आपको यहाँ से क्या निकालना है? आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना चाहिए। आपको दोनों के मोल्स मालूम होना चाहिए, सॉल्यूट के भी मोल्स मालूम होना चाहिए और सॉल्वेंट के भी मोल्स मालूम होना चाहिए। तो बी हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? मोल्स मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या है? ग्लूकोज। तो हमें क्या मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज का गिवन मास कितना है? ग्लूकोज का गिवन मास है 2.82, यानी 2.82 डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास तो अभी मैंने आपके सामने निकाला 180। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0157। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ग्लूकोज के वो आपके पास कितने आ गए? 0.0157। इसी इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं? दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर है। भाई सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो हमें मोल्स ऑफ क्या निकालना है? वाटर निकालना है। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला भाई गिवन मास। तो गिवन मास कितना है? 30 ग्राम वाटर गिवन है। तो ये क्या करेंगे? 30 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है? 80 होता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आता है 1.67। कितना आता है? 1.67। तो देखिए, हमें सॉल्यूट के भी मोल्स मिल गए, हमें सॉल्वेंट के भी मोल्स मिल गए। अब हमें क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। हमें क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, इन शॉर्ट मैंने ग्लूकोज इन शॉर्ट जी लिख दिया। ग्लूकोज को क्या लिख दिया? जी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जी इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? Na प्लस NB। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर। तो Na क्या है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 2.82 गिवन है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट के कितने? 2.82 प्लस सॉल्वेंट के कितने हैं? 1.67। कितने हैं? 1.67। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं यहाँ पर? 0.0157 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये
0.0157। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लेना है और उसका गिवन मास नहीं लेना। जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का हमारे पास आ जाता है 0.009। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ जाता है, 0.009। अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बताइए, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको क्या करना है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, XA+XB=1। तो हमें किसका मालूम हो गया, हमें सॉल्यूट का मालूम हो गया। सॉल्वेंट के निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, XB=1 माइनस एक्स ए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। XB=1 माइनस एक्स ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.09। कितनी आई, 0.09। तो यहाँ से XB की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट माइनस करके, ये आपके पास आ जाएगा 0.991। तो मोल फ्रैक्शन हमने दोनों के ही निकाल दिए, सॉल्यूट के भी निकाल दिया, सॉल्वेंट के भी निकाल दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ देख लीजिए। देखिए आपकी डिस्प्ले पर ये मैं शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। उसका फार्मूला भी लिखा है C2H6O2। ठीक है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर भी दिया है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैलिटी दी है। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन भी 1.072 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मोलैरिटी भी पूछी है और मोलैरिटी भी पूछी, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है भाई, हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे सबसे पहले, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए एन एंटीफ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, वो तो सॉल्वेंट है, ओब्वियसली सी बात। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन दैट, हमारे पास गिवन क्या क्या है वो चीज़ देख लीजिए। गिवन दैट जो हमारे पास गिवन है वो क्या है कि स्मॉल डब्ल्यू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है 222.6 ग्राम आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, जिसका मालिकुलर मास जो है, मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो शायद आपको याद होगा, मैं हम लोगों ने पीछे ही निकाला है, मोलैलिटी याद आया, मोलैलिटी में मैंने निकाला था। तो यहाँ पर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मालिकुलर मास कितना होता है 62। इसको मालिकुलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 200 ग्राम। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलैलिटी। तो यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू कैपिटल W। ठीक, तो मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल w है 222.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 62। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू आने वाली है, ये जो वैल्यू आएगी आपकी 17.95 m, 17.95 m। मोलैलिटी यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने आ गई है 17.95 m। आई होप आपको मोलैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज़ क्या पूछिए, मोलैरिटी पूछिए। तो मोलैरिटी इक्वल टू भी आपको फार्मूला मालूम है, मोलैरिटी इक्वल टू भी वही सेम फार्मूला होता है, गिवन मास इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास
इंटू वॉल्यूम। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है। मोलैरिटी में आपको वॉल्यूम चाहिए, और जबकि वॉल्यूम यहाँ पर गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन नहीं है। वॉल्यूम की जगह क्या गिवन है, वॉल्यूम की जगह गिवन है डेंसिटी। और डेंसिटी जो कितनी गिवन है यहाँ पर 1.072। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.072। तो आप क्या करें, डेंसिटी से डायरेक्ट वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। ये बात हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मास कितना है यहाँ पर, मास जो है वाटर का सॉरी, जो मास गिवन है वो गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर एम क्या है, एम होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास ऑफ, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एम जो है, एम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है 222.6, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 200, ये मास हो गया, डिवाइड बाई मोलर मास कितना गिवन है इसका, सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी गिवन है इसकी 1.072। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास आता है 394.22 ml। ये आता है हमारे पास, डायरेक्ट वॉल्यूम आता है। और वॉल्यूम आने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोलैरिटी वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो मोलैरिटी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, स्मॉल डब्लू कितना है भाई, गिवन मास कितना है, गिवन मास वही है 222.6 ग्राम। ठीक है, ये गिवन मास है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1000, वो तो करना ही है, डिवाइड बाई मोलर, मोलर मास कितना है, मोलर मास यहाँ पर हमें कितना लेना है 62, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लेना है 394.22। बस आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या देखेंगे, आपकी जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी, मोलैरिटी की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पर 9.9.11। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब मैं कल से स्टार्ट करूँगा आपका नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आप सोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सोल्यूशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्यों ना चलते चलते हम एक और न्यूमेरिकल करते चलें, उसके बाद ये हमारा टॉपिक तो ख़त्म ही हो चुका है। देखिए न्यूमेरिकल जो है वो ये है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन फार्मूला क्या होता है, C9H8O4, C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल, जिसका फार्मूला होता है CH3Cl। क्या होता है
CH3CN एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। when 6.5 ग्राम of C9H8O4 is dissolved in 450 ग्राम of CH3CN। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, आप एक बार रीड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, इन एसिटोनाइट्राइल when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन क्या क्या है। तो वो चीज़ देखिए, मास ऑफ एस्पिरिन, सबसे पहले मास ऑफ एस्पिरिन कितना गिवन है। मास ऑफ एस्पिरिन गिवन है आपके पास 6.5 ग्राम। देखिए क्या बोल रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल इज 6.5 ग्राम। कितना है, 6.5 ग्राम। ये एसिटोनाइट्राइल सॉरी एस्पिरिन आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे ही आप एसिटोनाइट्राइल देख लीजिए, मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल का जो मास है वो आपको निकालना है। एसिटोनाइट्राइल का मास होता है 450 ग्राम, तो ये गिवन है। अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये होता है ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो टोटल मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास परसेंटेज। यहाँ पर मास परसेंटेज किसका पूछा है, एस्पिरिन का पूछा है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। आप निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इक्वल टू क्या होता है, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, यानी जिसका निकालना है तो वही तो है। तो जिसका निकालना है वो कितना है, 6.5 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, 6.5 ग्राम डिवाइड बाई हमें क्या निकालना है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 6.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 450 ग्राम और इंटू 100। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.424%। ये आपका मास परसेंटेज ख़त्म। मास परसेंटेज पर एक न्यूमेरिकल था वो हो गया। बाकी न्यूमेरिकल्स में जो हूँ मैं सोच रहा हूँ कि बाकी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है होमवर्क के लिए दे दूँ। चलिए मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जिससे कि आप आसानी से कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा सॉल्युबिलिटी पर। तो आप लोग जो हैं बिल्कुल मिस ना करें, अच्छे से पढ़ते रहें। ओके बाय।